हाय बच्चों, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैचियस। जैसा कि मैं आपको कहा हूं कि क्लास 10th अब नया सेशन स्टार्ट होने वाला है और कल मैं आपको सिलेबस दे चुका हूं, सिलेबस बता चुका हूं, कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वो सब बता चुका हूं, जानकारी दे चुका हूं। और पहले से भी बहुत सारे वीडियो क्लास 10th के आपको यूट्यूब पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। आप वहां से अगर चाहें तो देख सकते हैं। और मैं एक नया सेशन लेके आया हूं। उसमें क्या था कि मैं पूरा वीडियो नहीं दे पाया था, कुछ विशेष विशेष चैप्टर के वीडियो दिया था, कुछ विशेष क्वेश्चंस दिया था। लेकिन इस बार मैं क्या कर रहा हूं कि आपको जितना क्लास 10th का सिलेबस है, एक एक सवाल, एक एक चैप्टर टॉपिक वाइज कराऊंगा। इसलिए मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं रियल नंबर। जैसा कि आपका मैथ का पहला ही देखा जाए तो आपके मैथ का जो क्लास 10th में जो आपका मैथ का देखा जाए, पहला ही चैप्टर क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर, नंबर सिस्टम से ये है। ये कहां से है? नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम से ये है। ये आपके वीडियो में आ रहा होगा सब जो लिख रहे हैं। हाँ, तो यहां क्या है कि पहला ही चैप्टर आपका क्या है बच्चों कि नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में क्या है? रियल नंबर पढ़ना है। तो संख्या पद्धति में रियल नंबर को पढ़ लेना बड़ी बात नहीं है। पहले ये जानना है कि रियल नंबर होता क्या है, रियल नंबर किन किन चीजों से मिलकर बनता है, उन सभी चीजों को हम पहले जान लेते हैं। देखिए, मेरा विचार जो होता है बच्चों, अगर आपको बेसिक पता है तभी आप आगे कर पाएंगे। अगर आपको बेसिक नहीं पता तो आप आगे नहीं कर पाएंगे। जैसे कि कह सकते हैं कि किसी इमारत को बनाना है, इमारत बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है उसकी बुनियाद को बनाना, उसके पिलर को मजबूत करना। और जिस इमारत का पिलर मजबूत नहीं होगा, नीचे की दीवारें मजबूत नहीं होगी, उसका ऊपर का कितना भी दीवार मोटा कर दीजिए, एक दिन धराशायी होगा। कारण क्या है कि नींव कमजोर है और ऊपर बहुत मोटा भार हो गया तो गिरेगा। लेकिन जिसकी नींव मजबूत है, नीचे का पिलर मोटा है, ऊपर पतली दीवार रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि नीचे तो आपका बेस मजबूत है। अपने आप को पहले बेस मजबूत करिए। देखिए क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि आपको कुछ सरल सरल चीजें दे देंगे, बहुत सीधे टॉपिक पे चल देंगे या सीधे आपको चैप्टर में चल देते हैं, प्रश्नावली में चल देंगे। लेकिन मेरा मानना है कि आपको प्रश्नावली में जाने से पहले कुछ बेसिक चीजें जान लेनी चाहिए। देखिए, अभी समय आपके पास बहुत है, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, कम पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए उसको ठोस पढ़िए। देखिए, देर आइए लेकिन दुरुस्त आइए, कम पढ़िए, बेहतर पढ़िए। ये नहीं कहता हूं मैं कि आप पूरा संसार पढ़ लीजिए। आप 2 ही लाइन पढ़िए, 10 ही लाइन पढ़िए, लेकिन 10 लाइन आपको पता होनी चाहिए वो मैंने पढ़ा क्या। इसलिए मैं स्टार्ट करता हूं रियल नंबर में। अब देखिए, सबसे पहली बात, अगर हम यहां देखें वास्तविक संख्या में, तो मुख्य मुख्य चीजें देख लेते हैं भैया। यहां क्या है? जैसे आप प्राकृतिक संख्या देखते हैं, क्या देखते हैं? प्राकृतिक संख्या। अब देखिए, एक एक चीज को पढ़ेंगे फिर उसी में सब कुछ आ जाएगा। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर अगर हम पढ़ें तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर हम कहते हैं 1 से लेकर के कहां तक? अनंत तक। 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। अर्थात गणना में प्रयोग की जाने वाली 1 से अनंत तक की समस्त संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या। ये आपको स्पष्ट समझ में आएगा। अगर बच्चों आपको मेरा सेशन अच्छा लगे, जरूरी नहीं आज ही, अगर आप और सेशन देख लीजिएगा और मेरे वीडियो पड़े हुए देख लीजिए। यदि आपको अच्छा लगे, क्योंकि अब मैं ये नहीं कहूंगा नहीं करिए, अब मैं ये कहूंगा कि अगर आपको अच्छा लगे, क्योंकि आप मेरे साथ तभी रहिए जब आपको अच्छा लगे। आपको अच्छा नहीं लगे तो आप मेरे चैनल को आप छोड़ के जा सकते हैं। आपका मैं फिर भी आभार प्रकट करूंगा कि आप मेरे चैनल पे आए थे, मुझे विजिट किए, बहुत अच्छा किया, आपका धन्यवाद है। लेकिन अगर आप मुझे पसंद करते हैं तभी आप मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आप मुझे लाइक कीजिएगा, तभी आप मेरे लिए कमेंट कीजिएगा। अगर पसंद नहीं करते, किसी के दबाव में या किसी के कहने पे आप मुझे लाइक मत कीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिए और मेरे लिए कमेंट मत कीजिए। क्योंकि कोई बोझा नहीं, कोई दबाव के साथ अगर कोई कार्य करवाया जाता है तो मोहब्बतें बहुत दिन नहीं चलती हैं, वो कहीं ना कहीं टूट जाती हैं। इसलिए मित्रों, मैं आप सभी से कहूंगा, बच्चों से कहूंगा कि जो मुझे पसंद करते हैं वही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पसंद नहीं करते वो नहीं करें। क्योंकि आकर के चले जाते हैं, कष्ट होता है। इसलिए नहीं आए, अच्छा रहेगा। या आए हैं, नहीं पसंद आ रहा है तो आप किसी के कहने पे मेरे चैनल पे बने रहें, यह ठीक नहीं है। मुझे आप पसंद करते हैं, मेरी बातें अच्छी लगे तभी आप रहें।
देखिए क्या है, कहीं जाइए अगर वहां अच्छा नहीं लग रहा है तो वहां मन मार के नहीं बैठना चाहिए। कहते हैं ना कि क्या कहते हैं कि दाता से सुम भला टाटक दे जवाब। मतलब क्या है, किसी को आप बहुत कुछ देने के लिए वादा कर लिया फिर उसको दिए नहीं, वो गलत बात है। और आप वो व्यक्ति अच्छा है जो किसी को देने के लिए वादा ही नहीं करता, कह देता है स्पष्ट मेरे पास नहीं है। तो अगर आप अच्छा लग रहा है तभी रहें। देखिए प्राकृतिक संख्या आपको समझ में आया क्या, कि एक से गणना में प्रयुक्त की जाने वाली संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या। वो भी कहां से कहां तक, एक से लेकर के अनंत तक। नंबर 2 की बात अगर करें, जैसे अगर इसको हम संख्या पद्धति पे ऐसे अगर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में देखते हैं, यहां दिखाएं तो यहां क्या माना जाता है, 0। और 0 के बाद यहां क्या माना जाता है, 1 2 3 4 ऐसे किया जाता है, 1 2 3 4 ऐसे करते हुए कहां हम चले जाते हैं, अनंत तक। तो ये इस पार वाली जो संख्याएं हैं, यहां से यहां तक की संख्याएं, यह क्या कहलाएंगी, आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। यह क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर कहलाएंगी। अब देखिए आगे अगर हम चलें तो आगे अब क्या करना है, हमें पूर्ण संख्या देखना है। क्या देखना है हमें, पूर्ण संख्या, होल नंबर। क्या देखना है मित्रों, होल नंबर। होल नंबर। अब होल नंबर हम क्या करेंगे, होल नंबर की परिभाषा करनी है। देखिए यहां ये आप कह सकते हैं कि आपको ये परिभाषाएं तो आती नहीं है, कहीं परीक्षा में आपको नहीं पूछेगा, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। आपके टीचर्स अगर आपसे पूछे कि ये क्या है तो आप बता सके, आपके कोई सहपाठी पूछे, कोई इष्ट मित्र पूछे, कोई गांव वाला पूछे तो आप बता सके कि हाँ ये मुझे पता है। मेरा उद्देश्य ये होता है कि अगर आप जो पढ़े वो सॉलिड पढ़े। देखिए अगला क्या है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या का ऐसे क्या है, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या के साथ साथ जीरो को यदि जोड़ दिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाता है। क्या है, जीरो सहित प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जीरो सहित मतलब शून्य सहित प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है, आपका पूर्ण संख्या कहलाती है। देखिए यहां क्या है, 0 1, उसके बाद आप अनंत तक चले जाइए, ये क्या हो जाएगी आपकी पूर्ण संख्या। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, यहां आप दिखाइए इसको संख्या रेखा पर, तो यहां 0 रखेंगे, यहां 1 रखेंगे, यहां 2 रखेंगे, इसको कहां तक ले जाएंगे, अनंत तक। और यहां अनंत तक आप ले गए तो यहां से यहां की जो दूरी बन रही है वो क्या होगी, ये होगी आपका होल नंबर। ये क्या होगा, होल नंबर। यहां तक समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूं कि ये बच्चों को पसंद आएगा। अब आगे अगर हम बात करें तो देखिए प्राकृतिक संख्या हुआ, पूर्ण संख्या हुआ, अब आएगी बारी किसकी, पूर्णांक की। किसकी बारी आएगी, पूर्णांक, इंटीजर। अब इंटीजर देखा जाए बच्चों तो यहां पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक का ऐसे क्या होता है कि प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो तो धनात्मक की ओर हैं, तो कह सकते हैं समस्त ऋणात्मक संख्याएं, शून्य तथा समस्त धनात्मक संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक किससे मिलकर बनता है, समस्त ऋणात्मक संख्याएं शून्य सहित समस्त धनात्मक संख्याओं को मिला करके पूर्णांक बनता है। क्या आप कह सकते हैं 0 मतलब कि -3 -2 -1 ऐसे कर ले डॉट डॉट, उसके बाद 0, उसके बाद क्या करेंगे 1, फिर 2, फिर 3 डॉट डॉट अनंत तक। ये क्या है बच्चों, यहां देखा जाए कि मतलब माइनस की ओर आप अनंत तक चले जाइए, प्लस की ओर आप कहां तक चले जाइए, अनंत तक चले जाइए। तो ये दोनों पूरी संख्याएं क्या कहलाएंगी, आपकी पूर्णांक। इसको अगर संख्या रेखा पे हमें दिखाना हो, अगर संख्या रेखा पे दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, संख्या रेखा पे अगर दिखाना हो तो आप कैसे दिखाएंगे, नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे। देखिए यहां पे आप मान लीजिए -1 -2 और यहां क्या मान लीजिए आप ऐसे अनंत मान लीजिए, और इस तरफ आप 0, फिर इसके बाद 1, फिर इसके बाद 2, और इसके बाद इधर आप क्या मान लीजिए, अनंत मान लीजिए। ये पूरा पूरा क्या कहलाएगा, यहां से यहां तक यह पूरा पूरा आपका क्या कहलाएगा, ये इंटीजर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, आपका पूर्णांक कहलाएगा। ये आपका पूरा क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आगे अगर हम बात करें, अब ये प्राकृतिक संख्या हुआ, पूर्ण संख्या हुआ, पूर्णांक हुआ, उसके बाद अभी और कुछ बाकी है। अभी वास्तविक संख्या नहीं आई है, अभी और कुछ बाकी है। अभी क्या बाकी है, अभी बाकी है अपरिमेय। अपरिमेय, पहले हम परिमेय कर लेते हैं फिर अपरिमेय करेंगे। परिमेय
संख्या, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर हम पढ़े बच्चों, तो यहां परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? हम जिसको P बटे Q के रूप में लिख सके, जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सके, अर्थात अंश बटा हर के रूप में लिख सके, वही संख्याएं परिमेय संख्या होंगी। लेकिन उसमें एक कंडीशन होती है, एक शर्त होती है बच्चों। वो शर्त क्या होती है कि जहां क्या लिखा रहेगा, हम यहां लिखेंगे जहां पर Q डज नॉट इक्वल 0, जहां पर Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वहीं पे P बटे Q परिमेय होगी। और जहां पे Q 0 हो जाएगा, वहां P बटे Q क्या होगा? परिमेय नहीं होगा। लेकिन क्यों नहीं होगा बच्चों, ये देखिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहां रख लेते हैं 3/2। क्या रख लेते हैं? 3/2। इसको काटेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन यही हम ऐसा रख लें कि 3/0। क्या रख ले? 3/0। और 0 जैसे ही रखेंगे बच्चों, यहां देखिए 0 का कितनी बार पहाड़ा पढ़े कि 3 आ जाए। अगर 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े? 1 आए। तो 2 का टेबल, हम 2 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे, 2 1 जा 2, तो यहां 1 बचेगा। रिमाइंडर आपको 1 मिल रहा है। लेकिन यहां क्या है? शून्य का जो हम 0 है, 0 का अगर हम क्या करें, टेबल अगर हम दोहराएंगे तो टेबल जैसे ही पढ़ेंगे तो 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, मतलब 0 की कितनी बार वही करें, 0 0 ही रहेगा। इसलिए इसको क्या करें, अब इसको देखा जाए तो 0 का हम कितनी बार पहाड़ा पढ़े, मतलब अनंत बार पढ़े। कितनी बार पढ़े? अनंत बार। और अनंत का कुछ मतलब होता है? नहीं। तो इसका कुछ मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसलिए क्या कहा जाता है कि Q क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q डज नॉट इक्वल 0, वह 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। ये चीज आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब आगे चलते हैं। परिमेय तो समझ में आया। परिमेय संख्या जैसे ये ले लीजिए, 3/5 ले लीजिए, 7 लिए, 6 लिए, 5 लिए, कुछ भी जितनी संख्या रेखा पे आप संख्याएं दर्शा सकते हैं वो क्या है, ये सब दिख रही है आपको। 3 5 7 कुछ भी संख्या जिसको P बटे Q के रूप में रख सकते हैं, सारी संख्या क्या हो जाएंगी आपकी ऐसे। देखिए करड़ी में 25 भी परिमेय है, करड़ी में 27 करड़ी में आप देखें कितना, करड़ी में आप 9 ले लें, ये भी परिमेय है। क्यों परिमेय है? चूंकि 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, इसलिए बाहर आ गई। अगर यही करड़ी में, अब चलिए आगे बताते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर में अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या देखें बच्चों, तो यहां क्या है, इरेशनल नंबर में देखा जाए वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं जिनको हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। क्या है? P बटे Q के रूप में हम नहीं लिख सकते। P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। क्या है? नहीं लिख सकते। जिनको हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, वे सभी संख्याएं क्या होगी? अपरिमेय होंगी बच्चों। और अपरिमेय कैसे होंगी? चूंकि इनको P बटे Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता, तो ये होंगी अपरिमेय। जैसे अपरिमेय संख्या की अगर परिभाषा देखी जाए, मतलब कि उदाहरण एग्जांपल्स देखे जाए, तो एग्जांपल क्या हो जाएंगे? करड़ी में 3, करड़ी में 2, करड़ी में 5, करड़ी में 7, ये सारी संख्याएं क्या होंगी? करड़ी वाली संख्याएं क्या होती हैं? जैसे आपका ये हो सब हो गया, तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? आपकी अपरिमेय होंगी। तो ये इस प्रकार से ये अपरिमेय हुई, वो परिमेय हुई। अब देखिए बच्चों, यहां आपको जब मिला तो इस प्रकार से देखें तो संख्या रेखा आपको सबको दर्शा रहे हैं, आप दर्शा सकते हैं। अब यहां क्या है कि आपको ये क्या करना है, इन सभी संख्याओं को अब इकट्ठा कर दीजिए, एक झोले में, एक थैले में, एक डिबिया में कहीं पे रख दीजिए। और इन सबको जब एक जगह रख देंगे तो यह संपूर्ण मिलाकर के क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सॉरी, मैं इरेशनल बोला हूं, ये रियल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ये रियल नंबर हो जाएगा। संपूर्ण संख्याओं को, मतलब जितना कुछ हमें यहां पढ़ाए हैं, इन सबको कहां डाल दो? एक थैले में डाल दो, एक झोले में डाल दो, एक बोरी में डाल दो। ये सब क्या कहलाएंगी? रियल नंबर, वास्तविक संख्या कहलाएंगी। वास्तविक संख्या अगर पूछा जाए तो वास्तविक संख्या वे सभी संख्याएं होती हैं कि जो क्या हो, प्राकृतिक हो, पूर्ण हो, सबको मिला करके क्या होता है? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सबको मिला करके क्या बना जाता है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। यहां तक आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। मुझे नहीं लगता यहां अभी आपको डाउट हुआ होगा कहीं पे। यदि डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। देखिए, मैं उन बच्चों का बहुत
रिस्पेक्ट करता हूं और साथ में बहुत मोहब्बत उन बच्चों से करता हूं जिन्होंने जो बातें अच्छी लगी या बुरी लगी वो बातें क्या होता है मौके पे बोलते हैं। चाटुकारिता नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, एक स्टूडेंट के अंदर एक गुरु के प्रति सम्मान होना चाहिए, चाटुकारिता नहीं होनी चाहिए। अगर आप मेरे लिए कुछ बोल रहे हैं, सही बोले गलत बोले, अब ये नहीं ये व्यूज दें, ये व्यूज मैं कतई नहीं पसंद करता, लेकिन हां अगर मेरे अंदर जो कमियां दिख रही हैं वो आप मुझे कहें, मैं एक्सेप्ट करूंगा। अगर मेरे अंदर अच्छाइयां दिख रही हैं तो आप मेरी प्रशंसा करेंगे, उसको भी एक्सेप्ट करूंगा, मुझे प्रसन्नता होती है। तो देखिए क्या है कि अगर आप कुछ चीजें देख रहे हैं और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कहिए। उससे क्या होता है, कोई भी टीचर होता है, कोई शिक्षक होता है, कोई व्यक्ति होता है, वो क्या होता है मोटिवेट होता है, वो खुद में सेल्फ मोटिवेट होता है, अपने आप में वो क्या करता है महसूस करता है यार मेरे को लोग पसंद कर। और उसमें एक चीज और मुझे जहां तक लगता है, एक चीज में उसके अंदर एक और गुण आने लगता है। जैसे आप किसी व्यक्ति का प्रशंसा करिए और वास्तविक प्रशंसा, चाटुकारिता नहीं, चाटुकारिता करेंगे उसको समझ में आता है। देखिए हर व्यक्ति को यह पता रहता है सामने समाज में वो कुछ भी गलत बोले, कुछ भी भौकाल टाइट करे, लेकिन जब अकेले बैठता है तो उसको अपने अंदर वो झांकता है ना, तो उसको पता रहता है कि मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना बुरा हूं। भले भी यार बाहर समाज में उसकी बड़ी भौकाल हो, लेकिन जब घर पे अकेले बैठता है ना तो उसका दिल कहता है तू नंबर 1 का चट्टा है। लेकिन अगर वही समाज में बहुत लोग उसको, चूंकि उसके पास पैसे नहीं या कुछ व्यवस्थाएं नहीं, उसको लोग भले कहें कि यार ये माइजर है, कुछ है, कंजूस है, लेकिन जब वो अकेले बैठता है तो उसको महसूस होता है, अंदर वो फील करता है कि मैं कंजूस इसलिए नहीं हूं कि मेरे पास मैं किसी को देता नहीं, रीजन है मेरे पास देने को नहीं है। और मैं यही मानता हूं कि मैं बहुत बड़ा धनी हूं, रीजन है मेरे पास मां सरस्वती का वो वरदान है जो मैं कितना भी खर्चूंगा घटेगा नहीं। तो इसलिए धन वाला आदमी जो होता है वो कहीं ना कहीं गरीब होगा, कहीं ना कहीं कंजूसी करता है, लेकिन जो विद्या से धनी होता है, जिसके पास विद्या होती है, वो कभी भी कंजूसी नहीं करता, क्योंकि उसके पास विद्या है, जितना देगा उतना बढ़ेगा। सरस्वती भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो जो खर्चे ते बढ़े, बिन खर्चे घट जा, जैसे ही जितना खर्च करूंगा उतना बढ़ेगा, इसलिए मुझे प्रसन्नता होती है। तो आप मेरे बारे में बेहतर लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, और मेरे अंदर कोई कमियां दिखे उसको भी बोले, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट एक्सेप्ट करूंगा। अब आगे चलता हूं, देखिए यहां तक आपको क्लियर हुआ बच्चों। अब देखता हूं क्या है भाज्य संख्या, क्या है भाज्य। अब यहां देखिए भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसमें बच्चों को अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में बच्चों को बहुत डाउट होता है। यहां इसलिए डाउट होता है, और सम विषम भी लिख देते हैं साथ में, सम विषम, डिवाइड, नॉन डिवाइड और इवन और ओड, ये जो संख्याएं होते हैं, नंबर्स होते हैं, ये क्या होते हैं। देखिए क्या है कि सम संख्या और विषम संख्या अगर देख ले, पहले सम देखें, सम और विषम। सम संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जो क्या होती हैं, 2 से कटती हैं। सम संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जो 2 से कटती हैं, वे सभी सम संख्याएं होती हैं। जैसे कि 2 खुद है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ये सारी संख्याएं क्या है, सम है, क्योंकि ये 2 से कट रही हैं। लेकिन विषम कहा जाए तो विषम क्या है, जो 2 से न कटे, जो 2 से न कटे, तो 2 से न कटने वाली संख्या क्या है, इस प्रकार से ये 2 से नहीं कटने वाली संख्याएं हैं, ये 2 से नहीं कटने वाली संख्याएं। अब हम 2 से नहीं कटने वाली संख्याएं अभाज्य होंगी, 2 से कटने वाली संख्याएं, 2 से नहीं कटने वाली संख्याएं क्या होंगी, आपकी विषम होंगी, 2 से कटने वाली संख्याएं क्या होंगी, आपकी सम होंगी। अब देखिए भाज्य और अभाज्य में थोड़ा यहां डाउट होता है मित्रों। यहां डाउट क्या होता है कि भाज्य संख्याएं आप कह देते हैं कि वे सभी संख्याएं, देखिए परिभाषा देखिए, वे सभी संख्याएं जो 1 से और स्वतः से, जो 1 से और स्वतः से नहीं, 1 से और स्वतः के अलावा अन्य किसी संख्या से कट जाए, वह भाज्य संख्या कहलाती है। जो 1 से और स्वतः से, स्वतः के अलावा अन्य किसी संख्या से कट जाए, वह भाज्य कहलाती है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में 6 किससे कट रहा है, 1 से, 2 से, 3 से, यहां है 3। कुल मिला के ऐसा समझ लीजिए, मैं और शॉर्ट कर देता हूं कि भाज्य वही संख्याएं हो सकती हैं जिसका फैक्टर करने पर मिनिमम 3 अंक मिले। भाज्य वही संख्याएं हो सकती हैं जिसका फैक्टर करने पर मिनिमम 3 संख्याएं मिले, वही भाज्य संख्या हो सकती है। और जिसके फैक्टर करने पर 3 संख्याएं नहीं मिले, वह भाज्य संख्या नहीं हो सकती।
समझ गए आप? जिसका फैक्टर करने पर 3 संख्याएं नहीं मिले वह भाज्य संख्या नहीं हो सकती। जैसे 8 ले लीजिए, 8 को भी तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, 1 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। देखिए यहां 3 से ज्यादा संख्याएं हो रही हैं। कितनी संख्याएं हो रही हैं? 3 से ज्यादा, 1 2 3 4 संख्याएं हो रही। अगर आप ले लीजिए, किसको ले लीजिए, ले लीजिए आप 4 को ले लीजिए, 4 को भी लेते हैं तो क्या होगा, 1 गुणित 2 गुणित 2। यहां भी आपको 3 संख्याएं मिल रही। तो ये चीजें देखिए कि अगर आपको भाज्य संख्या समझने के लिए आप समझ लीजिए, जहां पर आपको मिनिमम 3 गुणनखंड मिले, उसको तोड़ने पर 3 चीजें निकल के आए, वही भाज्य होगी। और जिसमें 3 नहीं निकले वह भाज्य संख्या नहीं हो सकती, वह भाज्य संख्या हो ही नहीं सकती। अब देखिए अभाज्य। अब अभाज्य क्या है? अभाज्य जैसे 3 लिए, क्या लिए, 3 5 7, 3 5 7 ऐसी संख्याएं जो स्वयं से और एक से कटे, अन्य किसी संख्या से न कटे, वह क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या। वह क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या। तो देखिए मित्रों यहां क्या है, जो स्वयं से कटे और एक से कटे वह अभाज्य, जो स्वयं से और एक के अलावा किसी से कटे वह भाज्य। तो देखिए अगर इसका गुणनखंड करें तो 1 गुणित 3, इसका करें तो 1 गुणित 5, इसका करें तो 1 गुणित 7। इससे क्या निकल रहा है, यहां 3 संख्या, मिनिमम कितनी संख्याएं आ रही हैं, 3। मिनिमम कितनी आ रही हैं, 3 आ रही हैं, तो यह भाज्य है। और इसमें मिनिमम कितनी आ रही हैं, 2, तो यह अभाज्य है। जिन संख्या में मिनिमम 2 संख्याएं आए वही अभाज्य होंगी, और जिन संख्या में मिनिमम 3 गुणनखंड आए वह भाज्य होंगी। अब देखिए ये मैं क्यों बता रहा हूं बार बार कि ये 3 आए 2 आए, इसका रीजन है, आप कई बच्चे इसमें भाज्य संख्या में 2 को भी लिख देते हैं और अभाज्य में 1 को भी लिख देते हैं, जबकि ये दोनों नहीं होते हैं। ये दोनों नहीं होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, यहां नहीं, इस वाले में 2 नहीं होता, इस वाले में 1 नहीं होता, और न यही 1 हो न यही 1 हो। यहां क्या होता है, देखिए 2 क्या है, 2 को अगर तोड़ा जाए, यहां हम रख लेते हैं 2 को तोड़ा जाए, तो 2 को तोड़ने का मतलब 1 गुणित 2। 2 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 गुणित 2। इसमें कितने गुणनखंड, कितने फैक्टर आ रहे हैं, 2, 3 नहीं 2 आ रहे हैं। और जब 2 आ रहे हैं तो यह क्या होगी, मेरे नियम के अनुसार यह क्या होगी, यह अभाज्य होगी। अतः हम इसको क्या कहेंगे, 2 अभाज्य संख्या है। 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। और 1 क्या है, यह भाज्य है कि भाज्य है। 1 का अगर हम फैक्टर करें तो 1 का फैक्टर 1 ही तो होगा, एक बार ही। तो इसलिए 1 गुणित 1 तो कर नहीं सकते, 1 गुणित 1 करने का मतलब खुद से 1 ही बार तो है, भले भी 1 ही को 15 बार लिख दीजिए, 1 तो 1 ही है, इसलिए नहीं, यह तो क्या है, भाज्य है न अभाज्य है। 1 भाज्य भी नहीं है, 1 अभाज्य भी नहीं है। और 2 क्या है, यह अभाज्य संख्या है, लेकिन कैसी अभाज्य है, सम अभाज्य संख्या। यह चीज याद रखिएगा बच्चों, अक्सर पूछा जाता है सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, तो आपको क्या लिखना होगा, 2। सम अभाज्य संख्या क्या होगी, 2। या ऐसा कह सकते हैं सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो भी क्या होगी, 2। और सबसे छोटी विषम अभाज्य, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या हम क्या ले लें, सबसे छोटी विषम अभाज्य अभाज्य सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन हो सकती है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या को देखा जाए तो वह 9 होगी। यह क्या है, सबसे छोटी भी है और सबसे भाज्य भी है। भाज्य 9 क्या है, कटेगी 1 गुणित 3 से, तो यह कटेगी भी। और क्या है, विषम भी है, चूंकि 2 से नहीं कट रही इसलिए विषम भी है। तो याद रखिएगा मित्रों, यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, ओनली 10th में नहीं पूछता, 9th में नहीं पूछता, यह कॉम्पिटिटिव पूछता है कि वह सबसे छोटी संख्या बताइए जो क्या है, अभाज्य हो और क्या हो, विषम हो।
वह सॉरी अभाज्य नहीं भाज्य, वह संख्या सबसे छोटी संख्या बताइए जो भाज्य हो और क्या हो, विषम संख्या हो। तो सबसे छोटी भाज्य और विषम संख्या क्या है, 9, और सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या, अभाज्य सम संख्या 2। इस सेशन को अब यहीं तक, और अगर देखा जाए तो एक और प्रमेय है एल्गोरिथम, उसको चाहे तो आप कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा उसको भी बता देते हैं, फिर कल उसको कंटिन्यू आगे करेंगे। अब इतनी चीजें मुझे लगता है कि आप पूरा यहां तक जान चुके हैं और आपको अच्छा भी लगा होगा ये जान करके। देखिए यहां क्या है, आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या पढ़े होंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या अगर पढ़े होंगे तो आप a प्लस बी क्यू ऐसा पढ़े होंगे आप, a इक्वल बी क्यू प्लस आर, a इक्वल बी क्यू प्लस आर। इस प्रकार से अगर आप देखें तो ये क्या हो जाएगा आपका यूक्लिड विभाजन। यहां देखें तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या क्या कह रहा है, a इक्वल बी क्यू प्लस आर। अब यहां बी क्यू प्लस आर, लेकिन यहां शर्त भी देता है कि क्या शर्त देता है, यहां शर्त यह देगा कि यह जो आर है, यह जो आर है यह क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा या बराबर, 0 से बड़ा या बराबर, और क्या होना चाहिए, और आर से बड़ा क्या होना चाहिए, बी। यह शर्त होती है यहां पे। तो यहां देखिए ए क्या है, अगर देखा जाए ए क्या है, ये आपका भाज्य है, बराबर भाजक, बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। तो यही देखा जाए तो भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल, ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। और यहां कह रहा है कि जो आर है, जो शेषफल है, वह क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए, और जो बी हो वह आर से निश्चित तौर पे बड़ा होना चाहिए। आर जो है, ये बी जो है वह आर से निश्चित तौर पे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब देखिए बच्चों, इसको यहीं तक रखते हैं, कल नेक्स्ट सेशन में इसको और आगे ले चलेंगे और फिर आपको प्रश्नावली में लेके चलेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।